ऑनलाइन बच्चों में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे पास फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? वो कहाँ से हैं प्लीज चैट में मेंशन करिए। जो स्टूडेंट एकेडमी के रिपीटर्स हैं वो तो ठीक है। न्यू स्टूडेंट कौन कौन है प्लीज चैट में से यस। सक्षम मित्तल, ओके। यदि आप बता सकें पहले कहाँ से पढ़े हैं आप? सेल्फ किया या किसी कोचिंग से किया है? खुशी पाठक, सक्षम सेल्फ स्टडी है। सक्षम आपकी, अच्छा एकदम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सक्षम आप शायद नाटक के स्टूडेंट है ना? और कोई ऑनलाइन में से जो फर्स्ट टाइम मेरे पास पढ़ रहा है चैट में मेंशन कीजिए अपना नाम। ओके बेटा, तो बेटा जी ये क्लास जो है रिपीटर क्लास है। आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। आज हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस। में एग्ज़ाम का टारगेट है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हम थॉरो नहीं पढ़ पाते हैं इसमें टू बी फ्रैंक, बट हम सब कुछ पढ़ेंगे। इतना कुछ कि हमारा सारा बेसिक जो है वो रिकैप हो जाए और हम अच्छे से कमांड क्रिएट करके अपने में अटेम्प्ट को सक्सेसफुली कर सकते हैं। ओके परिणीता, आपने सेल्फ किया है? ओके बेटा, तो मैं टाइम आपके सामने है। अपन मान लें कि जनवरी एंड होने ही वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल और मई में हमें एग्जाम देना है, ठीक है? तो हमारी स्ट्रैटेजी पढ़ने की क्या होगी? बेसिक अकाउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है कि हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस यहाँ पर पढ़ें, ठीक है? हम मेन अकाउंटिंग पर आते हैं। सिलेबस आप सब लोगों को नोन होगा। मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, माई सेल्फ रंजन मित्तल। अकाउंट्स में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, सीए फाउंडेशन 100 मार्क्स में, डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर पार्टनरशिप आ जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फिर कंपनी आ जाता है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर। इसके बाद एक और चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये पूरा सिलेबस 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी के लिए आईसीआई ने हमें प्रिस्क्राइब किया है। आप में से मैं उम्मीद कर रहा हूं ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया होगा। कुछ एक्सेप्शनली किसी पर्सनल रीजन से एग्जाम नहीं दे पाए होंगे, तो पेपर पैटर्न पूरा आपके सामने है। हर टॉपिक को ये लोग कवर कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे पास पहले पढ़े हुए स्टूडेंट है उनको 25 बार 50 बार बोला होगा और वही चीज पेपर में दिखी। नो डाउट इस बार हम एग्री करेंगे कि अकाउंट्स का पेपर बड़ा ट्रिकी बनाया था इन्होंने। चारों पेपर्स का कंपैरिजन करें, अभी जो एग्जाम हुई है रिसेंटली मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें अकाउंट सबसे ज्यादा ट्रिकी पेपर था। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कम आए, ट्रिकी आए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा 4 पेपर में से किसी एक को टारगेट करते हैं कि उसको उनका टारगेट ये रहता है कि थोड़ा सा लेवल अच्छा करें। इस बार वो अकाउंट टारगेट पर आ गया। मैथ स्टड्स की बात करें, काफी लिनियंट पेपर था। इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ईजी था। लॉ भी लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में रीजनेबल था, बट अकाउंट को ट्रिकी बनाया। रिजल्ट जो भी आता है ठीक है, वो अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। अपन अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रीसिएशन टॉपिक से। कुछ लाइट टॉपिक्स से मैं लूंगा, स्टार्ट करूंगा, फिर अपन थोड़े से हैवी पर आएंगे। डेप्रीसिएशन बड़ा सिंपल चैप्टर है, अपन इसका बेसिक कवर कर रहे हैं आज।
फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या हुआ? डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ tangible fixed assets due to wear and tear or passage of time. Decreasing in value of tangible fixed assets due to wear and tear or passage of time. सबसे पहला वर्ड समझे हम, tangible assets. डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स पर चार्ज होता है। अकाउंटेंसी ने फिक्स एसेट्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप में किया है। पहला टाइप जो अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स मींस एसेट्स दोज आर विजिबल, जो एसेट दिखाई देती हैं। दोज कैन बी टच, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। दोज कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जिन एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स। लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कार। जनरली ये 4 टेंजिबल फिक्स एसेट बिजनेस में यूज होती हैं। अब टेंजिबल एसेट्स का नेचर ऐसा होता है कि एसेट्स को आप जैसे जैसे यूज करते जाते हैं, उन एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है, उस एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। अकाउंटेंसी इसी रिडक्शन को एक वर्ड देता है, डेप्रीसिएशन। आपने फिक्स एसेट्स को यूज किया, यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में रिडक्शन आया, ये जो रिडक्शन है वो डेप्रीसिएशन है। वियर एंड टियर मीन्स यूज करना, प्रयोग करना, ठीक है। यूज करने की वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होगी, फिजिकली नहीं दिखेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल लें, एक मशीन हमने परचेस की, हमने सप्लायर से, सेलर से कंफर्म किया कि भाई ये मशीन टेंटेटिव कितने टाइम चलेगी, हम वारंटी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, यूटिलिटी कितने टाइम रहेगी। अब मान लीजिए मशीन की वैल्यू है 1 लाख, सप्लायर कहता है मशीन आराम से 10 साल चल जाएगी, 10 साल बाद खराब हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। अब 1 लाख की मशीन 10 इयर्स यूज में होती है, आती है, उसके बाद यूजलेस हो जाएगी। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये 10,000 पर ईयर, इसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गया। और ये जो रिडक्शन है यही डेप्रीसिएशन, राइट। तो decreasing in value of tangible fixed assets due to wear and tear or passage of time. अब एक रीजन है रिडक्शन का यूज करना, एक और रीजन है passage of time। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट्स हैं, उन्हें आप यूज नहीं करें, लेकिन उनका टाइम क्रॉस होता है, तो टाइम क्रॉस होने की वजह से भी उनकी वैल्यू में रिडक्शन आ जाएगा। जैसे आप कार की बात करें, अब कार हमने परचेस की, 1 साल तक यूज नहीं किया, बट 1 साल कंप्लीट होने की वजह से कार की वैल्यू में ऑटोमेटिक रिडक्शन आ जाएगा। तो 2 रीजन से एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, एक यूज करना और दूसरा पासेज ऑफ टाइम। ओके बेटा, चलिए इसको नोट करिए आप। डेप्रीसिएशन, उद्धव मॉड्यूल में कोई चेंज नहीं आता है, मॉड्यूल फॉर एवर सेम रहता है। डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ tangible fixed assets due to wear and tear or passage of time term as depreciation, term as depreciation।
ओके, चलिए बेटा, अब डेप्रिसिएशन के सिमिलर एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन। पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। डिप्लीशन, सर ये क्या होता है? एक एसेट्स होती है वास्टिंग एसेट्स। मैंने अभी आपको क्या कहा था? अकाउंटेंसी ने फिक्स एसेट्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप में किया है। पहला टाइप हमने पढ़ा टेंजिबल फिक्स एसेट्स, अब ये दूसरा टाइप है वास्टिंग एसेट्स। मे बी पॉसिबल हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। क्या होता है वास्टिंग एसेट्स? जिसको आपने ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेस के नाम से पढ़ा है। नेचुरल रिसोर्सेज दोज आर हैविंग कमर्शियल वैल्यू। अब वैसे तो रिवर माउंटेन भी नेचुरल रिसोर्सेस में आ जाते हैं, बट उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने परचेस किया है, माइन, आई थिंक आपने माइन सुना है, खदान, ठीक है। माइन क्या होता है? माइन एक लैंड है, ठीक, उस लैंड के अंदर मिनरल है, मिनरल नेचर ने दिया है। उस माइन के अंदर आयरन हो सकता है, कोल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ठीक है। अब यहां गोल्ड डायमंड ट्रेजर की बात नहीं कर रहा, हमको खजाना नहीं है, नेचर ने दिया है रॉ फॉर्म में, ठीक है। उस प्लेस को हम कहते हैं माइन, ठीक। उस जमीन को खोदा जाएगा और उसमें से धीरे धीरे मिनरल निकाला जाएगा। जितना मिनरल वहां पर अवेलेबल है वो सारा मिनरल हम निकाल लेंगे, वो माइन खाली हो जाएगी, ठीक है। वो माइन जो होती है वो होती है वास्टिंग एसेट्स। ऐसी दूसरी वास्टिंग एसेट्स होती है ऑयल वेल, कुआं, जिसके अंदर पानी नहीं है, तेल है। कौन सा तेल? क्रूड ऑयल, ठीक है ना, जिससे पेट्रोल बनता है, राइट, क्रूड ऑयल। एक ऐसी जमीन, एक ऐसा लैंड जिसमें नेचर ने क्रूड ऑयल दिया है। अब इंडिया में ये चीज कम है, बट अगर गल्फ कंट्री की बात करें तो वहां यही है। हमारी जमीनों में पानी है, ठीक है ना। हमारी इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वहां पर जनरली पानी है। हम जमीन खोदेंगे, बोरिंग करते हैं, कुआं खोदते हैं तो पानी निकलता है। गल्फ कंट्री में पानी है ही नहीं, पूरा रन है, रेगिस्तान है, और वहां जमीन के अंदर तेल है। वो जमीन में गड्ढा करते हैं तो तेल निकलता है, राइट। अब वो जो ऑयल वेल है, अगेन वो वास्टिंग एसेट्स में आता है। अब वास्टिंग एसेट्स का भी नेचर ऐसा ही है। क्या? जैसे जैसे आप इनको यूज करते जाते हैं इनकी वैल्यू में रिडक्शन आता है। माइन में जो मिनरल नेचर ने दिया है उसकी कैपेसिटी फिक्स है। जमीन के अंदर जो लोहा है उसकी कैपेसिटी फिक्स है, वो हर दिन नहीं क्रिएट हो रहा है। लाखों सालों की प्रोसेस में जमीन के अंदर का लोहा, कोयला या गोल्ड बना है, उसको आपने निकाल लिया। एक टाइम ऐसा आता है माइन खत्म हो जाती है, उनमें मिनरल खत्म हो जाएगा, माइन बेकार हो गई, ठीक। बस यही हुआ। आप जैसे जैसे उस माइन का मिनरल निकालते जाएंगे वैसे वैसे उस माइन की वैल्यू में रिडक्शन आएगा। बट अकाउंटेंसी ने उस रिडक्शन को नाम डेप्रिसिएशन नहीं दिया, वो नाम हो गया डिप्लीशन। डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ वास्टिंग एसेट्स, ठीक है। जब वास्टिंग एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो फिर वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डिप्लीशन। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू का रिडक्शन डेप्रीसिएशन है, और वास्टिंग एसेट्स की वैल्यू का रिडक्शन डिप्लीशन। डन, नोट करिएगा इसको। डिप्लीशन, decreasing in value of wasting assets, decreasing in value of wasting assets from which some minerals are to be extracted. Some minerals are to be extracted, like mine,
and oil well term as depletion. Term as depletion. Okay, चलिए अब थर्ड एंड लास्ट वर्ड इज amortization. Third and last type of fixed asset is intangible assets. Intangible assets, जिन assets का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो दिखाई नहीं देती हैं, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं इंटेंजिबल assets. Assets those don't having any physical existence, those cannot be seen, those cannot be touched, are intangible assets. दिखाई नहीं देती, टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिजिकली होती ही नहीं. जैसे ये एक फर्नीचर है, ये फिजिकली आपको दिख रहा है, आप इसे टच कर सकते हैं क्योंकि ये है इसीलिए तो दिख रहा है और टच किया जा सकता है. वो है ही नहीं. बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे जो चीज है ही नहीं उसको आप नाम कैसे दे पा रहे हो. यहां पर अकाउंट ये कहता है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनका पैसे में मूल्य होता है, इसलिए वो एसेट्स हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं. लाइक गुडविल. गुडविल पहला अपन वर्ड देखेंगे गुडविल. गुडविल क्या? किसी बिजनेस की फैम और रेपो, किसी भी बिजनेस का एक नाम, वो उस बिजनेस की गुडविल है. ठीक है. अब नाम दिखाई नहीं देता है, नाम लोगों को बताने के लिए आप लिख देते हो, वो अलग चीज हो गई. अपने साइन बोर्ड पर आपने अपना नाम लिखा हुआ है, वो डिफरेंट है, बट वो नाम कुछ थोड़ा है, वो फिजिकली कुछ नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, वो होता नहीं है, बट उस नाम की वैल्यू है. आपका बिजनेस आपके नाम से ही तो चल रहा है. जितने बड़े बड़े ब्रांड है, ब्रांड क्या है? नाम ही तो है, वो नाम से ही तो बिजनेस चल रहा है. अकाउंट कहता है उस नाम की मॉनेटरी वैल्यू है. ऑनर अपने बिजनेस का नाम किसी और को सेल कर देता है, ठीक है, तो उसको नाम का पैसा मिल जाएगा. ये मॉनेटरी वैल्यू होने की वजह से उसको हमने एसेट्स की कैटेगरी में रखा है. ठीक है. हाँ, टाटा, रिलायंस, ये कंपनीज के लेवल पर आ गए. अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो भी उनका अपना नाम होता है. ठीक है ना. एक राजवाड़ा पर दुकान है गणेश कैप मार्ट. ठीक है. अब वो इतनी फेमस शॉप है, 4 मंजिला शोरूम में, पूरे टाइम कस्टमर से भरा रहता है. प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप का अपना नाम है. गणेश कैप मार्ट, भाई दुकान का नाम ही मालूम है, विजय चाट भंडार. अभी विजय चाट इंदौर में बहुत बड़ा नाम है. क्या है? नाम ही तो है. अब उसका ऑनर कौन है हमें नहीं मालूम है. अब वो विजय चाट का ऑनर अपनी चाट की दुकान सेल कर देता है, तो आज की तारीख में उसको 100-200 करोड़ रुपए गुडविल के मिल जाएंगे. ये क्या है? ये नाम की वैल्यू है, इसे कहते हैं इंटेंजिबल. दूसरा बोला आपने ट्रेडमार्क. नेम एंड लोगो ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का नाम और उसका लोगो. ठीक है. वो हर दुकान का अपना एक नाम है. ट्रेडमार्क में सिर्फ लोगो नहीं आता है बेटा, ट्रेडमार्क में लोगो एंड नेम दोनों चीजें आती है. कई सारे हजारों ऐसे बिजनेस है जिनका नाम है लेकिन उनका कोई लोगो नहीं है. ओके, नाम भी अपने आप में ट्रेडमार्क है. अब ये ट्रेडमार्क ये अपने आप में इंटेंजिबल एसेट्स है. गवर्नमेंट ने अपने आपके नाम को रजिस्टर्ड करके दे दिया कि अब ये नाम इंडिया में कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर पाएगा. अगर यूज कर ले तो आप हमें कंप्लेंट कर देना, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे. बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इसके. ठीक है. तो वो क्या हो गया, नाम की जो एक मोनोपोली आपकी हो गई है वो ट्रेडमार्क हो जाएगा. ठीक. तीसरा, पेटेंट. किसी प्रोडक्ट को बनाने का फॉर्मूला,
जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लिए। एक बंदे ने एक इन्वेंशन की, एक आविष्कार किया, उससे एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेगा, राइट। अब वो इन्वेंशन इतनी यूनिक है, वो प्रोडक्ट अपने आप में इतना यूनिक है कि जैसे ही मार्केट में आया लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। तो वो पर्सन क्या करता है, अपनी उस पूरी इन्वेंशन को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेता है। हर चीज फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाती है। वो फॉर्मूला गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लिया, गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे दी कि आपकी परमिशन और आपके बिना कोई ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता है। आप यूज कर सकते हो या फिर आप जिसको परमिशन दोगे वो यूज करेगा। कोई अदर पर्सन आपके इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकता, ये राइट हम दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं पेटेंट राइट। ठीक है। अब क्या करेगा वो बंदा, मोनोपोली होगी उस प्रोडक्ट की उसकी, अब वो बनाएगा अपने डिजायर रेट पर बेचे। जितने भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत महंगी है। एलईडी टीवी जब मार्केट में नया आया था तो वो लाखों रुपए में बिक रहा था। अब वही टीवी 20-20, 25-25 हजार रुपए में बिक रहे हैं, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी कॉमन हो गई। ठीक है। ये होता है पेटेंट, राइट। मेन 3 इंटेंजिबल एसेट बिजनेस में यूज होती हैं। ठीक। एक और नाम आता है कॉपीराइट, है ना। ये कॉपीराइट पेटेंट से अलग है। हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, काफी बच्चों को पेटेंट कॉपीराइट एक ही होता है, नहीं दोनों अलग अलग। कॉपीराइट का स्कोप सिर्फ पब्लिकेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। एक ऑथर ने एक बुक लिखी, बुक का राइट कॉपीराइट, ठीक है ना। एक प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई, वो मूवी का राइट कॉपीराइट। एक म्यूजिशियन ने एक म्यूजिक कंपोज किया, वो म्यूजिक का राइट कॉपीराइट, ठीक है ना। एक ओटीटी चैनल ने या एक टीवी चैनल ने कोई सीरीज या कोई सीरियल बनाया, ये उसका कॉपीराइट। इन्हीं फील्ड में बस कॉपीराइट यूज होता है। ठीक है। अब ये जो ऑनरशिप इनकी क्रिएट हो गई, जैसे एक बुक है, हैरी पॉटर एक बहुत फेमस नॉवेल हो गया, है ना। अब हैरी पॉटर की ऑथर ने वो जो बुक लिखी उसका राइट हो गया। वो कैरेक्टर, वो स्टोरी कोई दूसरा पर्सन पूरी वर्ल्ड में कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कॉपी कर लिया है तो पनिशेबल है। ऐसे को मूवी, अब मूवी का नाम भी अपने आप में और मूवी की स्टोरी कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कॉपी करना है तो सामने वाले की परमिशन लेनी होगी, ये राइट कॉपीराइट। ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल एसेट्स के साथ भी वही फैक्टर है, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे उसकी वैल्यू में रिडक्शन आएगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, सर गुडविल की वैल्यू में कहाँ रिडक्शन आता है। नहीं, गुडविल की वैल्यू में रिडक्शन नहीं आएगा, लेकिन गुडविल राइट ऑफ होती है। एज पर रूल गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है। अपन वो पार्टनरशिप में डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया है तो आपको मालूम होगा S26। ठीक है। अब वो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क, आपका ऑन ट्रेडमार्क है तो मैं मान रहा हूं कि लॉन्ग लाइफ आपके पास रहेगा, बट कई लोग ट्रेडमार्क खरीद लेते हैं। अब ट्रेडमार्क खरीदा 10 साल के लिए ही खरीदा, अब 10 इयर्स के लिए एक ट्रेडमार्क खरीदा है, तो जितनी कॉस्ट आपने पे की उसको 10 साल में आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। ये अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। तो इन इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में भी रिडक्शन आ सकता है, और अगर वैल्यू में रिडक्शन आया तो फिर आप वर्ड यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन, राइट है। चलो इसको भी नोट कर लीजिए आप। decreasing in value of decreasing in value of intangible fixed assets like goodwill, patent, trademark, term as amortization.
तो 3 वर्ड्स पहले हमें ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन। हम डिटेल बात डेप्रीसिएशन की ही करेंगे पूरे चैप्टर में। तो अगेन हम आ जाते हैं अपने वर्ड डेप्रीसिएशन पर। डेप्रीसिएशन का मीनिंग हमने पढ़ा, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर और पासेज ऑफ टाइम। बेटा अमोर्टाइजेशन रिपीट कर रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ intangible fixed assets like goodwill, patent and trademark, term as amortization। तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग हमने समझा कि फिक्स असेट्स यूज होती हैं तो उनकी वैल्यू में रिडक्शन आता है और अकाउंट उसको बोलता है डेप्रीसिएशन। बिल्कुल लॉजिकल थॉट है, कॉन्सेप्चुअल थॉट है, इसलिए अकाउंटेंसी उसको एग्री कर रहा है। अकाउंटेंसी को कंट्रोल करने वाली बॉडी इंडिया में है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। मेरे अकाउंटेंसी का एक फीचर है, मैं अकाउंटेंसी को इनकम टैक्स से कनेक्ट करके बताता हूं, क्योंकि हमें क्लासरूम की लाइफ 3 साल पास करनी है, उसके बाद पूरी लाइफ अकाउंटेंसी को बिजनेस में ही अप्लाई करना है, रियल लाइफ में अप्लाई करना है। रियल लाइफ अकाउंटिंग डायरेक्ट टैक्स से कनेक्ट होती है। इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट जो बोलता है अकाउंटेंसी को वही चीज फॉलो करना है, राइट है। डेप्रीसिएशन अकाउंटेंसी का थॉट है, इतना परफेक्ट, इतना लॉजिकल, इतना कॉन्सेप्चुअल है कि इनकम टैक्स एक्ट ने बोला हाँ भाई आप ठीक बोल रहे हो, उन्होंने उसको परमिट किया। असेट्स की वैल्यू का रिडक्शन डेप्रीसिएशन। अब ये डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू में करंट ईयर यूज करने की वजह से जितना अमाउंट रिड्यूस हुआ वो रिडक्शन हुआ है, तो अकाउंट बोलता है ये लॉस है। इनकम टैक्स कहता है हाँ बिल्कुल सही है, लॉस है, और इनकम टैक्स ने भी इसको लॉस परमिट कर दिया। ऐसा होता है ना कि हमने कोई डिसीजन लिया और एक बड़ी बॉडी का उसके ऊपर अप्रूवल आ गया, तो वो डिसीजन परफेक्ट माना जाता है। हाँ, आज शाम को मूवी देखने जाना है, ये हमारा डिसीजन है। मम्मी से पूछा मम्मी चले जाऊं क्या? मम्मी ने कहा हाँ चले। अब ये हमारी ऑथेंटिसिटी हो गई, बस ऐसे ही हो गया। तो डेप्रीसिएशन इतना परफेक्ट है कि इनकम टैक्स भी उसको एग्री कर रहा है। तो डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए लॉस हो गया। फाइनल अकाउंट बनाते समय ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक। और दूसरा आपकी एसेट्स की वैल्यू से रिडक्शन आ जाएगा, एसेट्स की वैल्यू से लेस हो जाएगा। तो इससे इंपैक्ट क्या हुआ? आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है वो करेक्ट हो गया। जितने रियल एक्सपेंस आपने कैश में पे किए उसी के इक्विवेलेंट आपने डेप्रीसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा, तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट होगा। दूसरी बात, एसेट्स की वैल्यू से डेप्रीशिएशन लेस कर रहे हो तो एसेट्स रियल वैल्यू पर शो हो रही है। मान लीजिए एक मशीन आपने 1 लाख में परचेस की, ठीक, फर्स्ट डे वैल्यू 1 लाख है। अब फर्स्ट ईयर एंड में 90 है, सेकंड ईयर में 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 ऐसे चलेगी। अगर सपोज करो, इमेजिन करो डेप्रीशिएशन का थॉट नहीं होता तो 10 साल तक एसेट्स 1 लाख पर ही दिखती, और 10th ईयर का एंड में एसेट खत्म हो गई तो सीधे 10th ईयर का एंड में 0 हो जाता। ये पूरी अकाउंटिंग अनलॉजिकल हो जाती। अभी आपकी एसेट्स की वैल्यू 90, 80, 70, 60 चल रही है और वही आपकी बुक में दिख रही है, इसलिए डेप्रीशिएशन थॉट परफेक्ट। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई आपने जितनी एविडेंस दी है उसके अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन तो बिल्कुल सही चीज है, तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटेंसी ने 17 मेथड्स दिए। डेप्रीसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए अकाउंटेंसी ने 17 मेथड्स दिए। हमारी एलिजिबिलिटी अभी एज ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट पढ़ने की 6 मेथड है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 6 मेथड पढ़ना है, राइट है। अब उन 6 मेथड में से 2 कॉमन जो हर सिलेबस पढ़ाता है, सीए भी पढ़ा रहा है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहले राउंड में हम ये दो मेथड पढ़ेंगे, फिर रिमेनिंग 4। ठीक, तो अब हम आप बात करेंगे ये स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। तो अगला टाइटल आप नोट करिए, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दिस मेथड, आगे लिखिए, इन दिस मेथड depreciation to be charged on original cost of assets in each year. ठीक, वो शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिटेल में नोट्स में। In this method, depreciation to be charged on original cost of assets in each year. इस मेथड में डेप्रीसिएशन हर साल एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है, बैलेंस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता है, नॉट ऑन बैलेंस। ठीक है, कैसे? आपने एक मशीन परचेस की है 1 लाख रुपीज में, डिसाइड किया इसे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीसिएशन में हमेशा डेप्रीशिएशन परसेंटेज बेसिस लगता है। अब 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, 10% ऑफ 1 लाख, पहले साल का डेप्रीशिएशन हो गया 10,000। अब 10,000 डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद बैलेंस बचा 90,000। अब सेकेंड ईयर फिर डेप्रीशिएशन लगाना है, 90,000 का 10% नहीं, अगेन 10% ऑफ 1 लाख, 10,000। बैलेंस आया 80, अगेन 10% ऑफ 1 लाख, 10,000। क्या हो रहा है? बैलेंस कुछ भी हो, आपको डेप्रीशिएशन पर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करना है। 10% ऑफ 1 लाख, 10% ऑफ 1 लाख, 10% ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डेप्रीशिएशन हर साल इक्वल रहेगा। इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड, एक और नाम है इसका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसीलिए कहते हैं क्योंकि डेप्रीशिएशन हर साल सेम होता है, फिक्स अमाउंट से चार्ज होता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है इसी मेथड में कि एसेट्स की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारा परसेंटेज है 10, तो आफ्टर 10 ईयर ये एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए बेटा जी, आज फर्स्ट डे हमने इतना लिया है। ठीक है, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, डन, चलिए, गुड डे।